Sri Radharamana Vijayate. This is CA Nigra Dinkal, CA Final Year 20 NCA Intermediate AI 7. So in this video, we are going to discuss my certified copy of CA Final Paper number 6 IBS, the most awaited video. And today, I'm not going to compare it with someone else's copy, but with the ICI suggested answer, and that's why this video has been delayed so much. So I scored 84 marks in 13th November IBS paper, which was the toughest so far, and everybody was shocked after seeing the November 13th November 24 ICI paper. So I scored total 84 marks, where I had 48 in descriptive and 34 in MCQs plus 2 marks bonus. So let's compare my answers with the ICI and let's crack how ICI exactly give marks in IBS. So let's begin. So firstly, I attempted question number 5. In our attempt, most students did the mistake of attempting first question at the start, and which was the toughest one. But I was pretty good at this, and I attempted question number 5, which was the easiest one according to me. So let's see how much I gained in this particular question. So सबसे पहले देखते हैं ICI का exactly इसमें क्या question था और मैंने उसको क्या अटेम्प्ट किया, ICI ने इसका आंसर किस तरीके से दिया है, हम कंपेयर करके देखेंगे सो दैट हमें समझ में आ पाए कि ICI एग्जैक्टली अपने आंसर्स में क्या क्या चाह रही थी और मैंने कितना आंसर लिखा जिसके बेसिस पर मुझे मार्क्स मिल गए. सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 5. We are going to discuss descriptive only in this part. And if you want a detailed description of November 24 paper, then let me know in the comments. So I'll make a video accordingly. In this video, we are just going to compare how ICI is giving marks, and I'll compare my descriptive answers with the ICI ones, so that we can get the idea. So this question was related to managerial remuneration, and it was a pure theoretical question. And I begin with this question, and some people have this theory कि ना स्टार्टिंग में थ्योरी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए. एग्जामिनर्स के माइंड में ना गलत इंप्रेशन जाता है कि आप थ्योरी क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, आपको प्रैक्टिकल करना चाहिए. बट इफ यू विल सी इन दिस क्वेश्चन आई गॉट फुल मार्क्स. सो ऐसा कुछ नहीं होता कि आपको सबसे पहले प्रैक्टिकली अटेम्प्ट करना पड़ेगा, तो एग्जामिनर सोच लेगा आपको आता नहीं होगा इसलिए आप थ्योरी अटेम्प्ट करो. देयर इज नो सच कॉन्सेप्ट. आपका आंसर सही होना चाहिए, वो ही सबसे ज़्यादा मैटर करता है. कुछ लोगों के माइंड में ये अगर जो गलत कंसेप्शन है आप उसको निकाल सकते हो. सो सबसे पहले देखो मैंने क्या किया. IBS में आई वुड सजेस्ट, क्योंकि आपके पास ओपन बुक एग्जाम है, यू हैव everything in front of you, so quote even the section numbers. So if you will see my copy, I have quoted all the section numbers, all the essays numbers, सब कुछ अच्छे से कोट करो, लेकिन अब तो आपकी बुक सामने है ना, अब आप गलत लिखने का तो कोई रिस्क ही नहीं है. सो कोट everything which you have, बिकॉज जितना आप अच्छा एग्जामिनर को दिखाओगे. और पता है सेक्शन नंबर कोड करने से एक और बेनिफिट यहाँ पे ये भी हो रहा है कि हाँ एग्जामिनर को पता चल गया देखते ही कि ना हाँ मैंने सही सेक्शन नंबर पिक किया, इसका मतलब मैं आंसर सही लिखने वाली हूँ. सो इसलिए आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट करने वाला है. तो आपको सेक्शन नंबर लिखने ज़रूरी है मेरे अकॉर्डिंग. तो मेरे अकॉर्डिंग आपको लिख के आना चाहिए. इफ़ यू विल सी ICI आंसर, सो इन्होंने यहाँ पे देखो किस किस चीज़ों को अंडरलाइन किया है. इन्होंने यहाँ पे कुछ 5% से ज़्यादा आपका नेट प्रॉफिट का आप डिक्लेयर नहीं कर सकते रेम्युनरेशन, उसकी बात करिए. और अगर आप करते हो तो आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, ये इन्होंने अंडरलाइन किया. फिर उन्होंने एडिशनल रेम्युनरेशन इन कैपेसिटी ऑफ प्रोफेशनल सर्विसेज की रिगार्डिंग इन्होंने 3 चीज़ें दे रखी है कि आपको बाय द आर्टिकल्स कर सकते हो, बाय रेजोल्यूशन कर सकते हो, और अगर आर्टिकल रिक्वायर करते हो तो आप SR के थ्रू इसका काम कर सकते हो. फिर उन्होंने 2 पैरा दिए रिगार्डिंग दी कि जो रेम्युनरेशन होता है इंक्लूसिव ऑफ अदर रेम्युनरेशन होता है, और साथ ही साथ इन्होंने एक और ये भी बताया कि इट शैल नॉट इंक्लूड एनीथिंग विच इज गिवन इन प्रोफेशनल नेचर एंड दिस NRC वाला पैरा. और फिर उन्होंने क्या कवर किया है, बेसिकली दे हैव कवर्ड कि प्रोफेशनल सर्विसेज जो मतलब इन्होंने बेसिकली इस पर्टिकुलर केस का इन्होंने यहाँ पे कंक्लूजन दे दिया. तो इफ यू विल सी माई आंसर, मैंने वही किया. सबसे पहले सेक्शन 197 को डिफाइन कर दिया किसके केस में एप्लीकेबल होता है. फिर उसके बाद मैंने वो 5% वाला मैंने भी यहाँ पे क्राइटेरिया स्पेसिफाई कर दिया. फिर जो स्पेशल रेजोल्यूशन था वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया. और फिर ये स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके ही 5% से ज़्यादा दे सकते हैं, मैंने इसका पहला कंक्लूजन यहाँ पे दे दिया. और मैंने इनफैक्ट ये तक मेंशन किया है कि क्योंकि क्वेश्चन में क्या था 2-4 चीज़ें एक साथ पूछी थी, सो मैंने इसको डिवाइड तक कर दिया कि कंक्लूजन 1 ये है कि पहला जो आपका क्वेरी है उसका मैंने यहाँ पे आंसर कर दिया है. सो
सी दिस एंड गिव मी मार्क्स। मेरा बेसिक पर्पस यहाँ पे ये था। सो एग्जामिनर को अपना आंसर सही से डिस्प्ले करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आपने सही लिख भी दिया और एग्जामिनर को दिखा ही नहीं तो क्या ही के मार्क्स मिलेंगे। सो इनफैक्ट यू विल सी, मैंने हर चीज को जो भी इंपॉर्टेंट था उसको मैंने इतना अच्छे से हाईलाइट किया है, अंडरलाइन किया है, प्लस प्रॉपर स्पेसिंग रखी है। सो आपको भी ध्यान में रखना है कि आप जो लिख रहे हो एक तो क्लियरली विजिबल हो, साथ में जो इंपॉर्टेंट चीज है वो आप हाईलाइट करते चलो। प्लस अगर ऐसे कुछ कंक्लूजन है, एक से ज्यादा कंक्लूजन है, तो आप ये पर्टिकुलर टेक्निक भी अप्लाई कर सकते हो। फिर उसके बाद 197 के इसमें बाकी सारे रेम्यूनरेशन में इंक्लूसिव होता है, पर इसमें प्रोफेशनल वाला इंक्लूड नहीं करते, और एनआरसी वाला मैंने पहला यहाँ पे लिख दिया। सो आपके सामने बुक है, आप किस बात की कंजूसी करो। आपको ये जरूरी है कि आपकी एक तो स्पीड बहुत अच्छी हो, क्योंकि जब थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा आपको ये जरूरी होगा कि आप जितना ज्यादा कंटेंट कवर कर सको आप लिख आओ, बिकॉज वहां पे फ्री के नंबर है। आपको अगर टॉपिक मिल गया, आपको सिर्फ वो टॉपिक को लिखना है, और वो तभी आप अच्छे से डिटेल में लिख पाओगे, क्योंकि बहुत बड़ा पैराग्राफ आपको लिखने पड़ रहा है। अगर आप देखोगे कि मैंने 3.5 पेजेस का आंसर लिखा है, तो आपको थोड़ा ज्यादा कंटेंट लिखना पड़ेगा थ्योरेटिकल क्वेश्चंस में, बट वो स्कोरिंग भी उतना ही होगा। सो ये इंश्योर करो कि आपकी स्पीड इतनी अच्छी होगी ना, आपको उतना ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। सो यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन कर दिया। उसके बाद फिर मैंने सेकंड कंक्लूजन भी दे दिया कि वो प्रोफेशनल नेचर वाला जो इंजीनियरिंग वाला है वो बेसिकली कवर नहीं होगा, उसके रेम्यूनरेशन में इंक्लूड नहीं करेंगे। उसके बाद इन्होंने फिर सिटिंग फी वाला पैरा दिया है कि 1 लाख से एक्सीड नहीं करनी चाहिए पर मीटिंग। मैंने वो पूरा, इन्होंने देखो कितना बड़ा पैरा लिखा है सब कर करके, मैंने सिर्फ ये मेन बात लिख दी और उसको प्रॉपरली हाईलाइट कर दिया। सो देखो यहाँ पर भी मेरे को उन्होंने मेरा आंसर करेक्ट करके मुझे मार्क्स बेसिकली अलॉट कर दिए। और फिर जो कंक्लूजन 3 है वो भी मैंने यहाँ पे दे दिया कि बेसिकली एसआर पास करके और आर्टिकल्स को ऑल्टर करके आप ये काम कर सकते हो। और फिर मैंने ये भी बता दिया, एक और पार्ट ये था कि अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के लिए भी बढ़ता है कि अगर बाकियों का डायरेक्टर्स का रेम्यूनरेशन बढ़ा देते हो, तो वो वाला कंक्लूजन भी मैंने यहाँ पे लिखकर स्पेसिफिकली अंडरलाइन कर दिया, जो इन्होंने भी देखो यहाँ पे कवर कर रखा है कि जब बाकियों का बढ़ता है तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। सो इफ यू विल लुक इन माई आंसर, मैंने सारे स्टेप्स कवर कर लिए। और अगर आप आईसीआई के मॉड्यूल में भी देखोगे, सो वहां पर मुझे आइडेंटिफाई ही करना था, चीजों को सिर्फ क्या करना था, आइडेंटिफाई करना था। और यहाँ आप फाइनली देख लो, मुझे 5 में से 5 मार्क्स मिल गए। सो इट वॉज अ प्योर थ्योरेटिकल क्वेश्चन, स्टिल आई गॉट फुल मार्क्स, बिकॉज मैंने सारी जो चीजें कवर करनी चाहिए थी वो सारी कवर करी, प्रॉपरली प्रेजेंट किया। जितना बड़ा बड़ा आईसीआई ने लिख रखा उतना बड़ा बड़ा भी नहीं लिखा, उसके बाद भी आई गॉट फुल मार्क्स। सो आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि आप जितना लिख रहे हो आईसीआई के एग्जामिनर को विजिबल हो और सारी चीजें आपके आंसर में कवर हो जाए बेस्ट मैनर में। सो कम शब्दों में लिख दो लेकिन सही से लिख आओ, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5.7 आई अटेम्प्टेड। इट वॉज रिलेटेड टू अ प्रैक्टिकल थिंग कि हमें फॉरवर्ड कवर और मनी मार्केट कवर को कवर करना था। इट वॉज अ 4 मार्क क्वेश्चन। सो अगर आप देखोगे मेरे ये पूरे स्टेप्स अगर देखोगे तो मैंने सही कर रखा है, प्लस इसको बॉक्सेस में ऐसे इनक्लोज कर दिया सो दैट इजीली विजिबल भी हो जाए। ये मेरा यहाँ पे भी सही था और ये पर्टिकुलर कैलकुलेशन भी सही है, 7768 वाली, और ये 102 375 वाला अमाउंट भी मेरा सही है। फिर इन्होंने साथ में एक कुछ पर्टिकुलर थ्योरी भी पूछी थी, इट वॉज 1 मार्क थिंग, एंड इन्होंने थोड़ा डिफरेंस को आंसर में दिया है एंड मैंने जस्ट जनरल नेचर में इसका लिख दिया था। सो आई डेंट गेट मार्क्स फॉर दिस पर्टिकुलर स्टेप, बट अदरवाइज मुझे 3 में से 4 मार्क्स, जो प्रैक्टिकल मेरा पूरा पार्ट सही था उसका मेरे को मिल गया। देन क्वेश्चन नंबर 5.8, इट वॉज रिलेटेड टू ऑडिट। सो यहाँ पर प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन था। अगर आप क्वेश्चन देखोगे, सो इफ यू लुक एट द क्वेश्चन, सो दे आस्क्ड कि एडवाइस करना है हमें AKM एंड एसोसिएट्स को रिलेटिंग टू इनकंसिस्टेंसी इन एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज इन द प्रोजेक्ट रिपोर्ट। और 3 पर्टिकुलरली इन्होंने क्वेश्चंस पूछे थे कि तो इन्होंने अकाउंटिंग पॉलिसीज ठीक से अप्लाई नहीं करी, इनकंसिस्टेंटली रख दी विद द हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, यूडन के रिगार्डिंग था, और अगर नहीं जनरेट करते हो तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। सो अगर आप इनका आंसर देखोगे, इट वॉज अ 6 मार्क क्वेश्चन, और इन्होंने स्पेसिफिकली ये कहीं नहीं बोला था कि ये सारे वाले पॉइंट्स भी कहीं मेंशन करने हैं। सो अगेन आप जितना ज्यादा कंटेंट मेंशन कर दोगे उतना ज्यादा बेटर होगा। सो आई डिडंट कवर दीज ऑल 6 पॉइंट्स, इसमें से 4 एटलीस्ट करने थे, मैंने इनको कवर नहीं किया। सो प्रोबेबली मेरे उसके फिर भी मार्क्स कटे, अदरवाइज मेरे बाकी सारे स्टेप्स आप देखोगे वो सही था। सो अगेन
आप जितना ज़्यादा कंटेंट लिख के आओगे इट इज़ गोइंग टू बी बेनिफिशियल इन द थ्योरेटिकल आंसर्स, बिकॉज आईसीआई पर्टिकुलरली किस हिस्से आपका मार्क्स देने वाली है, आपको आप बहुत अच्छे से नहीं ट्रैक कर सकते हो, तो जितना ज़्यादा कंटेंट आप लिख दोगे आप उतना ज़्यादा सेफर साइड पे होने वाले हो। सो वही मैंने सबसे पहले तो बता दिया ऐसे 3400 का, फिर मैंने बता दिया कि एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट की ड्यूटी क्या होती है, कि वो बेसिकली कंसिस्टेंट बेसिस पे रखे अकाउंटिंग पॉलिसीज को। सो ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी रख नहीं कर, अगर करते हो तो उसका डिस्क्लोजर वगैरह देना है, और ये मैंने बेसिकली कवर नहीं किया, और अकाउंटिंग पॉलिसीज वाला ये मैंने बेसिकली एक साथ कवर कर दिया, बट मैंने ऐसे सेग्रीगेट पॉइंट्स बना के इसको कवर नहीं किया। फिर मैंने सीधा बता दिया कि केस में क्या हो रहा है। उसके बाद आई एनालाइज्ड कि यहाँ पर इन्होंने एग्जैक्टली क्या दिक्कत कर दी, कि इन्होंने किस तरीके से अप्लाई होना चाहिए था और इन्होंने एक्चुअली क्या कर दिया, सेलिंग प्राइस में स्टॉक दिखा दिया, वो वाली मैंने दिक्कत यहाँ पे बता दी। और फिर इसका यहाँ पे इनकन्सिस्टेंसी ये मैंने प्रॉपरली डिस्क्लोज किया है, और फिर मैंने ये बता दिया कि अगर आप ये प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर सही नहीं करते हो तो फिर आपको क्या देनी पड़ती है, तो क्वालिफाइड एडवर्स रिपोर्ट देनी पड़ती है, या फिर आपको विड्रॉल करना पड़ता है, विच इज अगेन कवर्ड इन द आईसीआई आंसर। आप देखोगे यहाँ पर एक तो ये डेप्रिसिएशन और स्टॉक वाली इन्फॉर्मेशन इन्होंने दे दी, और फिर ये क्वालिफाइड एडवर्स और विड्रॉल वाली बात कर दी। तो मेरे को यहाँ पे, क्योंकि मैंने भी देखो इनको बहुत अच्छे से यहाँ पे क्या कर दिया है, अंडरलाइन करके दिखाया है, सो आई गॉट अ करेक्ट मार्क फॉर दिस पर्टिकुलर स्टेप, तो मुझे यहाँ पे मार्क्स मिल गए। उसके बाद यूडेन वाली बात थी, तो उसका भी मेरे को यहाँ पे मार्क्स मिल रखा है, और ये प्रोफेशनल मिसकंडक्ट होगा अगर आप यूडेन जनरेट नहीं करते हो तो उसका भी मेरे को मार्क्स मिल रखा है। तो देखो यूडेन जनरेट नहीं करना ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट था इनका, और अगर आप ये नहीं करते हो तो आप प्रोफेशनली मिसकंडक्ट कर रहे हो, सो वो भी मैंने मेंशन कर रखा है। इन्होंने देखो 3-4 पैरा भर रखे हैं, आई जस्ट गेव अ कंक्लूजन इन माई कॉपी, और उसका फिर भी मुझे मार्क्स मिल गया। सो आई गॉट 4 out of 6 in this question and I got 12 out of 15 in this particular question, which is a very good score, कि आपको पहले ही क्वेश्चन में 12 नंबर मिल जाते हैं 15 में से। तो आपको क्या क्या इंश्योर करनी चाहिए, एक तो आपका आंसर प्रॉपरली विजिबल हो, प्लस आप जितना ज़्यादा थ्योरी कंटेंट कवर कर सकते हो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस में उतना आपके लिए हेल्पफुल रहने वाला है, बिकॉज आईसीआई मार्क्स किस चीज़ का अलॉट कर देगी वो आप बहुत इजीली आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कुछ क्वेश्चंस में। तो जैसे इस क्वेश्चन में मैंने कुछ वो पर्टिकुलर स्टेप्स मिस कर दिए, तो मेरे इन स्टेप्स के कारण मेरे मार्क्स कट गए, बाकी अदरवाइज अगर मेरा आंसर देखोगे इट वॉज कम्प्लीटली करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 केस स्टडी मैंने अटेम्प्ट करी, बेसिकली इट वॉज रिलेटेड टू एफआर। तो यहाँ पे वो वर्किंग कैपिटल वाला कॉन्सेप्ट आपको अप्लाई करना था, करंट एसेट है कि नहीं है, ऑपरेटिंग साइकिल वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करना था बेसिकली। सो इफ यू विल लुक एट द आईसीआई's आंसर, so yeah, so it was related to operating cycle एंड इन्होंने 3 पार्ट में इसका आंसर दिया है कि फर्स्ट केस में ये क्या हो जाएगा, करंट एसेट ही होगा क्योंकि नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल का पार्ट है। फिर उन्होंने 28 मंथ्स वाला साइकिल को भी क्या बता दिया, आंसर आपका सेम रहेगा, मतलब करंट एसेट ही रहेगी। और फिर लेंडर वाला क्वेश्चन था कि लेंडर अगर आपसे बेसिकली आपका जो आपने ब्रीच करी है उसके अगेंस्ट पेमेंट नहीं मांगता तो आप उस लाइबिलिटी को कैसे डिस्क्लोज करोगे, तो यहाँ पे नॉन करंट क्लासिफिकेशन की बात थी। सो इफ यू लुक यहाँ पे पहले मैंने 16 मंथ्स वाला करंट एसेट बता दिया, फिर ये एडिशनल मैंने चीज़ लिख दी थी बिकॉज इट इज़ मच बेटर टू राइट एडिशनल, एंड फिर 28 मंथ्स वाला बता दिया, फिर तब भी करंट एसेट्स रहेगा, और फिर ये लेंडर वाली इन्फॉर्मेशन मैंने इंडेक्स 1 के बेसिस पर पूरा डिस्क्रिप्शन देके यहाँ पे क्लैरिफाई कर दी। यहाँ पे पर्टिकुलर चीज़ के लिए कंफ्यूज हो गए, अदरवाइज ये मेरा आंसर पूरा करेक्ट था। सो आई गॉट 4.5 आउट ऑफ 5, वो भी बुरा नहीं है, आई बिलीव 0.5 they deducted because they confused something. Then 2.7 it was a GST based question. So इसमें आप देखोगे तो इन्होंने पहले वही पीओएस बताया चेन्नई इंडिया का, उसका इन्होंने बेसिकली इंटरस्टेट सप्लाई बताकर क्या किया है, IGST यहाँ पे अप्लाई कर रखा है। उसके बाद इम्पोर्ट ऑफ सर्विस वाली चीज़ बता रखी है इन्होंने, जो कि मैंने करी दी अभी, और इस पर GST लगेगा। और फिर उन्होंने रिवर्स चार्ज की बात करी है, और रिवर्स चार्ज में टाइम ऑफ सप्लाई का भी बता दिया इन्होंने रेफरेंस। सो इफ यू लुक एट माय आंसर, ये मैंने यहाँ पे पीओएस का रेफरेंस देख के सेक्शन 13 लगाई दिया, और IGST पे करना है, ITC भी ले सकता है वो। फिर मैंने टाइम ऑफ सप्लाई की बात भी यहाँ पे प्रॉपरली कर ली। यहाँ पे अगेन ये थोड़ा सा कुछ कंफ्यूज हो गया किसी चीज़ में। सो इन दिस क्वेश्चन आई गॉट 4.5 आउट ऑफ 5 अगेन because of this certain confusion. Probably it was because I wrote 60 first day
and they were expecting me to write day immediately following 60 days, maybe because of that or maybe something else. So 4.5 out of 5 in this question. And then 2.8b, it was a costing question and I messed up in it. और बेसिकली जो क्वेश्चन था ना उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन भी था, क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था बिकॉज उसमें डेटा पूरा नहीं दे रखा था। और आप ICAR का सोल्यूशन भी देखोगे ना, सो दे हैव पर्टिकुलरली अज्यूम सर्टेन थिंग, और फिर लास्ट में अगर आप देखोगे इन्होंने खुद ने नोट डाल दिया कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को बाकी ऑल्टरनेट अजम्पशंस लेके भी सॉल्व किया जा सकता है। सो मैंने इसको मेरे को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो गया था, तो आई जस्ट सॉल्व इट सम वे, एंड आई थिंक मैंने बहुत लास्ट में जाके इसको अटेम्प्ट किया था। एंड इट इज़ वेरी एसेंशियल कि अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आया, आप स्टक हो गए हो, तो फटाफट से आप मूव ऑन करके बाकी क्वेश्चन जो आपको आते हैं उनको अटेम्प्ट कर लो, ताकि जो क्वेश्चन नहीं आता उसमें तो मार्क्स कटेंगी और जो क्वेश्चन आते होंगे वो भी छूट जाएंगे अगर आप इसी में अटक गए तो। सो ये बहुत ज़रूरी है कि आप फटाफट कहीं अटकते हो और उससे फटाफट आप, जैसे मैंने पेजेस देखो मेरे, आप पेजेस देखोगे तो बहुत जगह आपको छुट्टी भी मिलेगी। सो इसीलिए है क्योंकि मैंने इस आंसर को पहले छोड़ दिया था, पेजेस ज़्यादा छोड़ दिए थे और फिर बाद में जाके इसको अटेम्प्ट किया था। सो इट वॉज अ 5 मार्क क्वेश्चन, आई गॉट 2.5 इन दिस क्वेश्चन एंड आई वॉज इवन नॉट एक्सपेक्टिंग 2.5, मतलब मैं तो मेरे को लग रहा था मेरा पूरा ही आंसर गलत है, पर ठीक है, आई गॉट समहाउ 2.5। और अगर आप देखोगे ICAR के आंसर से मैच भी नहीं कर रहा, बट स्टिल क्योंकि ICAR ने लिखा था और भी ऑल्टरनेट अजम्पशंस यहाँ पे आप के थ्रू उसको सॉल्व किया जा सकता है, तो प्रोबेबली उसके कारण आई गॉट 2.5 ओवर हेयर। So total 11.5 out of 15 in this question as well. Around 12 number एक question में मेरे को मिल रहे हैं, so which is very good score I believe. Now this I attempted case study 4. So let's see what it was. मैंने थर्ड की स्टडी छोड़ दी थी बिकॉज अगेन उसमें भी एक ना कॉस्टिंग का क्वेश्चन था और मैं टॉपिक देख के एग्जैक्टली आइडेंटिफाई नहीं कर पाई थी, बिकॉज आइडियली इट वॉज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, बट वो टॉपिक देख के मेरे को एक बार थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था और 15 मिनट्स में डिसाइड करना होता है आपको कि एग्जैक्टली आप कौन सी केस स्टडी छोड़ने वाले थे, तो मुझे थोड़ा उसमें डाउट हो रहा था क्योंकि मुझे एग्जैक्टली क्लिक नहीं हुआ था वो कॉस्टिंग का टॉपिक है। सो आई लेफ्ट दैट, बट आइडियली इट वॉज कंपैरेटिवली ईजी आई बिलीव, और उसकी जगह उसको छोड़कर मैंने फर्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया था और जो अभी मैं बताऊंगी कितना ही अजीब क्वेश्चन था। सो फोर्थ केस स्टडी की अगर हम बात करें, सो यहाँ पे पहला क्वेश्चन बहुत अजीब था। ये मैंने सबसे लास्ट में अटेम्प्ट किया 4.6, सबसे पहले तो मैंने 4.7 अटेम्प्ट किया विच वॉज रिलेटेड टू GST। इसमें रूल 86B का इन्होंने इम्प्लीकेशन पूछ रखा था, और अगर आप ICAR का आंसर देखोगे सो देखो इन्होंने भी वही किया, सबसे पहले रूल का नाम लिखा है। तो देखो रूल्स वगैरह के नाम लिखने का भी इन्होंने अंडरलाइन कर रखा है, तो प्रोबेबली इसके मार्क्स रहने वाले हैं। आप बहुत क्लियरली मेंशन करके आओ भाई, आपके सामने है बुक तो क्यों नहीं लिखोगे। सो ये मैंने मेंशन कर दिया। उसके बाद मैंने वही प्रोविजन एक्सप्लेन किया, 99% 1% वाला क्राइटेरिया एक्सप्लेन किया, और उसके बाद बता दिया करंट केस में इसके ऊपर ये अप्लाई हो रहा है और क्या क्या कैलकुलेशन बन के आएगी। सो अगर आप ICAR का आंसर देखोगे वही इन्होंने भी एक्सप्लेन किया है और फिर ये कैलकुलेशंस कर रखी है 1% और 99% वाली। सो ये मेरा आंसर यहाँ पे मैच हो रहा था, आई गॉट मार्क्स फॉर दैट, और ये मैंने कंक्लूजन दे दिया। सो और उसके बाद साथ ही में इन्होंने देखो 2 पार्ट पूछे थे, इसमें दूसरा इन्होंने पार्ट पूछा था कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स प्रिस्क्राइब्ड है। सो एज इट इज मैंने पूरा का पूरा आंसर ICAR स्टडी मैट से डायरेक्टली क्या बोलते कॉपी कर दिया था एज इट इज। सो यहाँ पे मेरे को फुल मार्क्स अगर आप देखोगे मिल रखे हैं। सो इस क्वेश्चन में मुझे पूरे 5 में से 5 मार्क्स मिले। सो कंक्लूजन क्या है, थ्योरी क्वेश्चंस में आपके पास अगर ICAR स्टडी मैट सामने है ना, आप बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हो। अगर यही क्वेश्चंस ना अगर आप कहीं किसी ऑथर से बुक से अटेम्प्ट करोगे, सो हो सकता है आप कुछ पर्टिकुलर चीज ना मिस करके आ जाओ। बट अगर आपके पास ICAR स्टडी मैट होगा ना, तो देखो बहुत बच्चे बोलते हैं कि ना हमने तो ICAR स्टडी मैट से पढ़ा ही नहीं है, हम कैसे ढूंढेंगे, बट इंडेक्स से बहुत इजीली मिल जाता है, और आपको एटलीस्ट ये तो पता ही होता है कौन से चैप्टर में है, कहाँ पर हो सकता है, बहुत बहुत ईजी होता है आइडेंटिफाई करना। इट इज़ नॉट सच डिफिकल्ट जितना आप ऐसा अपना हाइप क्रिएट कर लेते हो कि पता नहीं हमें तो मिलेगा ही नहीं। सो मैंने तो इन सारे क्वेश्चंस को ना ICAR स्टडी मैट से अटेम्प्ट किया था डायरेक्टली। सो यहाँ पे मुझे आंसर मिल गया और पूरे मार्क्स भी मिल गए। उसके बाद 4.8 वॉज रिलेटेड टू FR।
अगेन इट वॉज अ थ्योरी क्वेश्चन और ये डायरेक्टली आईसीआई के इंडेक्स से ढूंढने लायक क्वेश्चन था. सो मैंने आईएफआर को बहुत ज़्यादा आईसीआई स्टडी मेट से नहीं देख रखा था, फिर भी मैं आईसीआई स्टडी मेट लेके गई थी. और अगर मैं नहीं लेके जाती ना ये क्वेश्चन पक्का छोड़ के आती मैं, क्योंकि इतना अच्छे से आपको सोचता ही नहीं उस टाइम पे कि इसमें क्या क्या पॉइंट्स कवर होने चाहिए. सो बेसिकली उन्होंने क्या पूछे थे, जनरल डिस्क्लोजर्स पूछे थे रिलेटेड टू इंटेंजिबल एसेट्स. और जो बुक थी ना उसमें डायरेक्टली बहुत क्लियरली इसका आंसर दे रखा था. सो आईसीआई ने बताया नहीं था कितने पॉइंट्स लिखने हैं, तो मैंने तो सारे पॉइंट्स लिख दिए थे. आई रोट एवरीथिंग, मतलब बहुत बड़ा आंसर मैंने इसका अटेम्प्ट किया और जितना मैं लिख सकती थी ना मैंने सब कुछ लिख दिया था. इवन आईसीआई का आंसर मेरे आंसर से छोटा होगा. सो आईसीआई नो ऑप्शन बट टू गिव मी 6 out of 6. और जबकि आईसीआई का आंसर देखोगे, सो इन्होंने देखो ये डिस्क्लोजर्स तो पहले पूरे लिख दिए जितने होने चाहिए थे, बट इन्होंने खुद ने मेंशन बाद में कर ही दिया कि अगर 4 भी कोई लिख देगा इसमें से तो भी सफिशिएंट रहेगा. बट क्योंकि उस टाइम पे मैं स्टेक नहीं ले सकती थी, मेरे सामने आंसर था, सो आई फेल्ट कि मैं जितना लिख सकती हूँ लिख देती हूँ. ऑल्दो इट टुक एफर्ट्स, इट टुक टाइम, बट यू हैव टू मेंटेन दी स्पीड एंड आपको अगर मार्क्स नहीं होने तो आपको लिखना पड़ेगा. सो मैंने रिस्क अवॉइड करने के कारण पूरे पॉइंट्स लिख दिए थे. और यहाँ पे भी अगर आप देखोगे, यहाँ पे इन्होंने सिर्फ इतना सा लिख रखा है एंड अगर आप मेरा देखोगे तो मैंने इसको 2 पेज भर रखे हैं. इन्होंने यहाँ तक लिख के कुछ छोड़ दिया है इसको यहाँ तक, और मैंने इसके आगे भी बहुत कुछ लिख दिया बिकॉज आई डिडंट वांट टू लूज मार्क्स. सो दिस इज अनदर टेक. फिर ये जो क्वेश्चन था 4.6 विच आई एम सेइंग, ये मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आया था. क्वेश्चन पढ़ के मैं कंफ्यूज हो गई थी, मेरे को बिल्कुल नहीं क्लिक हो रहा था कि एक तो किस सब्जेक्ट से पूछा है इन्होंने, किस बेसिकली टॉपिक में ये मिल सकता है. सो आई वॉज क्लूलेस अबाउट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. सो मैंने इसको छोड़ दिया था अगैन. और सबसे लास्ट में जाके, सबसे आई थिंक बिल्कुल लास्ट मोमेंट में मैंने बस ऐसे लिख दिया था जब शायद 5 मिनट कुछ 10 मिनट बचे थे ना, तब मैंने इसको अटेम्प्ट किया था कि भाई अब छोड़ने से बेटर है, पेज छोड़ने से बेटर है कुछ तो लिख दो. एंड फॉर्चुनेटली जितना भी लिखा उतना पार्ट मेरा सही हो गया. एंड आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि इसमें यही आंसर आना चाहिए था. सो बेसिकली ये पूछना चाहते हैं अगर कोई पर्टिकुलर एंटिटी अगर बैंकरप्सी में जा रही हो तो उसके डेट और इक्विटी में कौन सी पोजीशन लेनी चाहिए. सो मैंने को उस टाइम पे जितना भी अंडरस्टैंडिंग बेसिस पे क्लिक हुआ आई रोट अबाउट इट. सो इसमें मैंने बता दिया कि डेट में लॉन्ग पोजीशन लो और इक्विटी में क्या ले लो, शॉर्ट पोजीशन ले लो. और थोड़ा बहुत मैंने एक्सप्लेन ये कर दिया कि इन दोनों में कौन सी पोजीशन क्यों लेनी चाहिए. एंड आइडियली अगर मैंने उस टाइम में, मतलब मुझे नहीं पता था कि आंसर सही है, बट आइडियली मेरा आंसर सही था. सो वैसे तो इन्होंने मुझे 1.5 out of 4 ही दिए, बट आई फील मुझे थोड़े और ज़्यादा मिल सकते थे. बट एनीवेज, सो अगर आप देखोगे इन्होंने वही लॉन्ग पोजीशन और शॉर्ट पोजीशन की बात कर दी और फिर इन्होंने बता भी दिया कि अगर बैंकरप्ट हो जाते हैं तो डेट क्यों मिलती है, प्रायोरिटी मिलती है, तो उसको इसलिए एडवांटेज रहेगा. और अगर आप मेरा आंसर भी देखोगे तो मैंने यही लिखा है कि डेट को क्या मिलती है, प्रायोरिटी मिलती है. सो आई फील आई कुड हैव मच बेटर मार्क्स इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, बट ठीक है. लास्ट में अटेम्प्ट किया था तो ठीक है, ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मुझे थी भी नहीं. सो आई गॉट 12.5 out of 15 इन दिस क्वेश्चन. सो लास्ट मोमेंट पे भी कुछ आंसर्स को अटेम्प्ट कर जाना, आपको थोड़ा डाउट ही लग रहा है बट कर ही आया करो अटेम्प्ट. मतलब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को देखने के बाद मुझे ये लगा कि हाँ आपका हो सकता है जो आप सोच रहे हो वो सही चला जाए. नाउ द मोस्ट डिफिकल्ट केस स्टडी. और ये अगर केस स्टडी सच में अगर मैं भी फर्स्ट पे अटेम्प्ट कर ली थी ना तो मेरा पेपर बिगड़ जाता, बट बाय गॉड्स ग्रेस आई अटेम्प्टेड इट लास्ट. एंड इसका जो फर्स्ट पार्ट था इट वाज इजी. ये 1.5A जो मैंने अटेम्प्ट किया इट वाज इजी. इट वाज रिलेटेड टू आईडीटी का कॉन्सेप्ट, जो हम कैपिटल गुड्स में कितना आईटीसी ले सकते हैं और कितना वो प्रोपोर्शनेट करते हैं. इट वाज रिलेटेड टू दैट. सो अगर आप आईसीआई का फॉर्मेट देखोगे फॉर दिस क्वेश्चन, सो या सो अगर हम आईसीआई का फॉर्मेट देखें इस क्वेश्चन के लिए तो उन्होंने अगेन सबसे पहले तो देखो इन्होंने ऐसे बताया है कि टेबल फॉर्मेट में किया था, मैंने थोड़ा इसको पैरास फॉर्मेट में कर दिया था. तो ये 9 लाख का आईटीसी मिल जाएगा, मैंने पहले यहाँ पे ये बता दिया. सेकंड वाले का कोई आईटीसी नहीं मिलेगा. फिर मैंने इसको टेबल फॉर्म में नहीं करके मैंने इसको पैरास में कर दिया था. आई डोंट नो, मुझे उसने पे क्लिक नहीं हुआ प्रोबेबली. और फिर जो कॉमन आईटीसी था वो उसकी मैंने जो कैलकुलेशन अपन करते हैं टीसी वगैरह वाली वो सारी मैंने करके यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी थी और मेरी पूरी कैलकुलेशन सही थी. सो आई गॉट 3 out of 3 इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. उसके बाद 1.8 का बी वॉज रिलेटेड टू इट वॉज रिलेटेड टू अगेन आईडीटी का क्वेश्चन, जिसमें हम अगर एक्सपोर्ट कर मतलब एक्सपोर्ट एग्जीबिशन के लिए अप्रूवल बेसिस पे भेजते हैं बाहर
गुड्स आउटसाइड इंडिया, फिर वो 6 मंथ वाला जो क्राइटेरिया होता है वो एक्सप्लेन करना था. सो ये भी अगर आप देखोगे इट वॉज करेक्ट एंड I got 2.5 out of 3 in this question. So fair enough. And 1.6 it was related to audit. And मुझे ये क्वेश्चन ना थोड़ा थोड़ा सिमिलर ऐसा लग रहा था कि हाँ मैंने इस क्वेश्चन को देख रखा है, पढ़ रखा है, बट उस टाइम पे मैंने ढूंढने की कोशिश करी तो मुझे एग्जैक्टली कहीं ये मिला नहीं था क्वेश्चन. सो उस टाइम पे मुझे जितना याद आ रहा था मैंने उसकी बेसिस पे उसको सेल्फ अटेम्प्ट किया था. ये मैंने कहीं से भी कॉपी नहीं किया था, इसको मैंने सेल्फ अटेम्प्ट किया था पूरा का पूरा. और जो मेरी ऑडिट की नॉलेज थी वो इसमें काम आई थी, जो मैंने ऑडिट में पढ़ रखा था. सो मैंने सबसे पहले देखो ICS 705 का रेफरेंस दे दिया था इस क्वेश्चन में. अगर आप ICA का आंसर भी देखोगे सो इन्होंने वही 705 का रेफरेंस दिया और इनके अकॉर्डिंग इस पर्टिकुलर आंसर में एडवर्स ओपिनियन था मटेरियल एंड परवेसिव बांध के. बट मुझे उस टाइम पे क्लिक हुआ था कि इट शुड बी मटेरियल बट नॉट परवेसिव एंड इट शुड बी अ क्वालिफाइड ओपिनियन. बट इफ यू विल लुक मेरा इन्होंने ये चीज़ करेक्ट किया. यहाँ पे इन्होंने मेरा कुछ ऐसे स्पेसिफिक मार्क्स नहीं दिया मुझे. और अगर आप यहाँ भी देखोगे सो इन्होंने मेरे को करेक्ट करके इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में 1 नंबर दे दिया. मतलब इस पर्टिकुलर स्टेप का मुझे 1 नंबर दे दिया क्योंकि मैंने क्वालिफाइड ओपिनियन बताया था. और फिर जो सेकंड पार्ट था वो डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन था जो कि मेरा सही था. अगर आप देखोगे इट वाज अ डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन एंड मैंने भी डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन एक्सप्रेस किया था यहाँ पे. सो इट वाज करेक्ट एंड यहाँ पर मुझे 2 नंबर मिल गए थे. प्लस इन्होंने एक ना कारो का रेफरेंस दे रखा था जो मुझे उस टाइम पे क्लिक नहीं हुआ था. सो अगर मैं कारो का रेफरेंस दे देती तो शायद 0.5 मार्क और मिल जाते. सो आई गॉट 3 out of 4 इन दिस क्वेश्चन एंड आई फील ठीक था. मतलब कारो मुझे उस टाइम पे क्लिक ही नहीं हुआ, अदरवाइज शायद वो भी लिख सकती थी क्योंकि इन्वेंट्री की इन्होंने बात करी थी और कारो का क्लॉज यहाँ पे मेंशन करना बनता था वैसे तो. फिर ये क्वेश्चन था सबसे डिफिकल्ट इस पर्टिकुलर डिस्क्रिप्टिव पार्ट में बिकॉज इन्होंने ये क्वेश्चन पूछ लिया था 5 नंबर के लिए एंड आइडियली ये क्वेश्चन ना 14 मार्क्स के लायक था. सो और ऐसा क्वेश्चन ना टैक्सेशन वाला ना ये लोग इन्होंने यहाँ पर पूछ लिया था. तो इट वॉज बहुत डिफिकल्ट, बहुत अजीब सा क्वेश्चन. और सबसे ज़्यादा तो मैं इसको लास्ट में अटेम्प्ट करी थी उस टाइम पे ऑलरेडी क्योंकि वो लास्ट आवर चला था एंड इट वॉज क्योंकि ऑलरेडी पूरा पेपर इतना अजीब आउट ऑफ द बॉक्स आया था और उस टाइम पे इतना टेंशन भरा माहौल था. सो उस टाइम पे इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना वॉज रियली रियली चैलेंजिंग. सो समहाउ आई मैनेज्ड एंड इनका फर्स्ट ऑल्टरनेटिव से नहीं मेरा सेकेंड ऑल्टरनेटिव से आंसर मैच कर रहा है. सो मैंने सेकेंड ऑल्टरनेटिव के बेसिस पे अगर मैं दिखाऊँ आपको सो मेरे कौन देखो ये वाला पर्टिकुलर स्टेप मेरे सही थे, ये 2 स्टेप्स मेरे सही थे कुछ एक्सटेंड तक. फिर मेरा ये वाला कैलकुलेशन STCG का सही था, ये GDR वाला कैलकुलेशन मेरा गलत था. फिर ये वाला GDR मेरा कैलकुलेशन ठीक था और मेरी IFOS जो पूरी इनकम निकल के आई थी पूरी की पूरी सही थी अगर मैं आपको आंसर से मैच भी करवाऊँ. सो ये 5,08,000 की मेरी पूरी IFOS की इनकम भी मैच करी थी. ऑफकोर्स GDI मैच नहीं करी थी मेरी. बट इस क्वेश्चन से आपको ये समझ सकते हो कि अगर आपका स्टेप्स भी ठीक हो गए ना तो आपको ठीक ठाक नंबर मिल जाने वाले हैं. और टैक्स कैलकुलेशन भी अगर मैं बताऊँ तो ऑफकोर्स मेरी पूरी सही नहीं थी बट कुछ जैसे मैंने 10% 15% जहाँ तक भी लिख दिया था उनकी मेरी पर्टिकुलर कैलकुलेशन ठीक थी थोड़ी थोड़ी. सो यहाँ पर मेरे को टू एन एक्सटेंड उन्होंने ओवरऑल बेसिस पे मुझे 3.5 मार्क्स दी थी आउट ऑफ 5 इन दिस क्वेश्चन एंड आई फील इट वॉज अ रियली गुड स्कोर बिकॉज इस क्वेश्चन में इतना भी मिलना तो मैं तो बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं, मेरे को लगा था मेरा पूरा आंसर गलत होने वाला है. बट somehow I got and in total I got 12 out of 15 in this question as well. So अगर आप देखोगे मेरा हर क्वेश्चन में ना 12 मार्क का एवरेज स्कोर रहा है एंड इसलिए मुझे टोटल 48 मार्क्स स्कोर हुए इस पर्टिकुलर पूरे डिस्क्रिप्टिव पार्ट में. सो अब हम देख लेते हैं कि सबसे ज़्यादा की टेक अवेज मेरी कॉपी को देखने के बाद क्या थे. सो दिस इज द फाइनल स्कोर कार्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस एंटायर वीडियो कि की टेक अवेज क्या है. सबसे पहला तो जितने भी रेलिवेंट एसेज है, सेक्शन नंबर्स है, पर्टिकुलर जो रूल्स वगैरह है वो सब ना आपके सामने बुक है तो मेंशन कर दो. सो जितना अच्छे से आप मेंशन करोगे उतना अच्छे एग्जामिनर के सामने आपका इंप्रेशन जाने वाला है कि एटलीस्ट आपको सही चीज़ें आप सही डायरेक्शन में जगह, क्योंकि सेक्शन नंबर देखते ही ना और रूल नंबर देखते ही ना उनको क्लियर पता चल जाएगा कि हाँ आपने सही डायरेक्शन में आपने पकड़ा है नहीं पकड़ा टॉपिक. बिकॉज
वैसे भी ओपन बुक एग्जाम है तो उनको भी पता है कि आपने देख के लिखा है, और क्योंकि अगर आपको जैसे ही सही सेक्शन नंबर मिल गया इसका मतलब बहुत क्लियर है ना उनको कि आपने सही लिखा होगा आगे का कंटेंट, तो वो सेक्शन नंबर आपका बहुत सही इंप्रेशन देने वाला है। सो आई वुड सजेस्ट आपको लिखना चाहिए। दूसरी चीज कि थ्योरी को जितना आप आईसीआई लैंग्वेज में लिखोगे उतने अच्छे मार्क्स आपको मिलने वाले हैं। सो आपने मेरे आंसर्स देखोगे बहुत अच्छे से मैंने थ्योरी क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए और मेरे को ऑलमोस्ट सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस में ना पूरे नंबर मिले हैं। सो उसके लिए आपके पास सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये चीज़ है कि आपके पास आईसीआई स्टडी मैट हो। सो कैरी ऑल दी आईसीआई स्टडी मैट विद यू, वेदर यू हैव स्टार्टेड फ्रॉम दैट और नॉट, डजंट मैटर, यू हैव टू कैरी दैम। लगेज भाता होता है तो होने दो, आपके पास पूरा उन्होंने फैसिलिटी दे रखी है, आप आराम से ले जाना, इवन अपने पेरेंट्स को ले जाना साथ में अपनी डेस्क तक। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आपको रिग्रेट नहीं रहना चाहिए कि आपके पास आईसीआई स्टडी मैट नहीं था और आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं। इनफैक्ट मैं भी सोच रही थी कि ना एफआर का छोड़ जाती हूँ, मैंने देखा भी नहीं है, बट फिर ना आई डिसाइडेड कि यार ऐसे रिग्रेट नहीं रख सकती, और सोचा अगर मैं आईसीआई का एफआर का मॉड्यूल छोड़ जाती तो वो पर्टिकुलर क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करती। सो कैरी ऑल दी आईसीआई स्टडी मैट, बिकॉज जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आने वाले हैं ना वो बिना आईसीआई मैट के करना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होने वाला है। और दूसरी बात कि थ्योरी में आपको कंटेंट थोड़ा ज़्यादा लिखना पड़ेगा, बिकॉज प्रैक्टिकल में तो फिर भी हम सॉल्विंग का आपका आंसर सही होना चाहिए उसके मार्क्स है, सॉल्विंग का मेथड इतना फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने देखा भी हो तो मेरा जो जीएसटी वाला फॉर्मेट था इट वॉज डिफरेंट फ्रॉम आईसीआई, बट क्योंकि मेरे फिगर्स सही थे, मेरा कंक्लूजन सही था, तो मुझे मार्क्स मिल गए थे। पर थ्योरी में ऐसा नहीं होगा। थ्योरी में आपको जितना ज़्यादा कंटेंट लिखोगे उतने ज़्यादा आपको मार्क्स मिलने वाले हैं। प्लस अगर आपने देखा होगा वो ऑडिट में मैंने क्योंकि थोड़ा कंटेंट कम लिख दिया तो मेरे वहाँ पे 2 नंबर कट गए, आई गॉट 4 आउट ऑफ 6 इन दैट 3400 वाला क्वेश्चन। बट अगर वहीं मैं थोड़ा ज़्यादा लिख देती तो शायद मेरे को वो भी मार्क्स वहाँ पे भी एक्स्ट्रा मिल जाते। सो वहाँ पे कंटेंट ज़्यादा लिखना भी ज़रूरी है, क्योंकि आईसीआई किस टाइप का मार्क्स देगी वो आप बहुत अच्छे से कई बार कुछ क्वेश्चन में आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हो। सो उसके लिए एसेंशियल है कि आपकी स्पीड बहुत अच्छी हो। 4 आवर्स हमें लगते हैं ज़्यादा है, बट आइडियली वो ज़्यादा नहीं है, स्पेशली अगर पेपर ऐसा आ गया तो। सो स्पीड अच्छे से मेंटेन करके चलना, और स्पीड मेंटेन के लिए मैंने पहले भी बता रखा है, अगेन मैं बता देती हूँ कि 15 मिनट्स की रीडिंग टाइम को सबसे अच्छे से यूटिलाइज करना है। बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करना किसी कंपाइलर से आपको मिलने वाली चीज़ें, तो बहुत ज़्यादा ढूंढने में टाइम वेस्ट मत करना, रादर देन आप ये डिसाइड करने में टाइम लगाना 15 मिनट्स का कि आपको कौन सी केस स्टडी छोड़नी है, और बहुत कॉशियसली डिसाइड करना है कि कौन सी केस स्टडी छोड़नी है, क्योंकि अगर आपने जो केस स्टडी छोड़ दी और वो ईजी निकल गई जैसे मेरे साथ हुआ तो उस केस में आपको पछताना पड़ेगा, क्योंकि दूसरा क्वेश्चन हो सकता है उसके जगह जो आप अटेम्प्ट कर रहे हो वो आपको ज़्यादा भारी पड़ जाए, जैसे मुझे फर्स्ट क्वेश्चन पड़ा। बट स्टिल वो 15 मिनट्स का रीडिंग टाइम आपको जितना अच्छे से आप उस टाइम पे प्रोसेस कर पाओगे चीज़ों को उतना आपके लिए बेटर होगा। और जो 4 घंटे बचे आपके पास उसमें 1 घंटे में एक केस स्टडी पूरी कर ही लेना। ज़्यादा टाइम एक्सटेंड करोगे तो आपका नुकसान होने वाला है। कोशिश करना 15 मिनट्स और टू मैक्स 20 मिनट्स में आप एमसीक्यूज कर लो एक पर्टिकुलर केस स्टडी के, और फिर जो डिस्क्रिप्टिव है उसमें 40 to 45 मिनट्स आप दे दो, तो पर क्वेश्चन 15 मिनट्स समथिंग हो जाएगा। सो आपका टाइम भी प्रॉपर्ली मैनेज होता चलेगा। ये आपको ध्यान रखना है फॉर योर राइटिंग स्पीड। और 4th पॉइंट जो आपको मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कहूँगी कि अंडरलाइन द थिंग्स, बिकॉज आप मेरी पूरी कॉपी अगर अच्छे से देखोगे ना मैंने बहुत अच्छे से चीज़ों को अंडरलाइन कर रखा है, वेदर आई एम कोटिंग द सेक्शन नंबर्स और आई एम राइटिंग द प्रोविजन और आई एम राइटिंग द कंक्लूजन, वट एवर इट इज, आई हैव अंडरलाइन एवरीथिंग, बिकॉज आईसीआई को दिखाना है आपको भाई कि आपने लिखा है, आपने सही आंसर लिखा है, मिस नहीं करवाना एग्जामिनर से आपने जो सही चीज़ लिख रखी है उसको भी। तो अंडरलाइन करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप जो प्रैक्टिकल आंसर उसमें बॉक्सेस बना सकते हो जैसे मैंने बना रखे थे, और थ्योरेटिकल में आपको अंडरलाइन कर सकते हो आप। 5th पॉइंट है, अगर प्रैक्टिकल में डिफिकल्ट क्वेश्चंस आते हैं जैसे वो एनआर टैक्सेशन वाला था, तो जितना आपको आता है जितना भी उस टाइम पे आप प्रोसेस कर पा रहे हो उतना अटेम्प्ट करिए, बिकॉज स्टेप मार्किंग्स में आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। As you have seen, I got 3.5 out of 5 in that NR taxation question, and I was not expecting anything in that. So, और similarly वो जो कॉस्टिंग वाला क्वेश्चन था वेरिएंस वाला, उसमें भी मैं कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, बट मैंने उसको भी लास्ट में अटेम्प्ट किया था और जितना प्रोसेस कर पाई उस बेसिस पर अटेम्प्ट कर दिया था।
बट आईसीआई भी कई बार अगर क्वेश्चन थोड़ा ऐसे कंफ्यूजिंग होते हैं तो उसमें वो सुटेबल अजम्पशंस को अलाउ करते हैं। सो एनआर टैक्सेशन वाला क्वेश्चन प्लस डेट कॉस्टिंग वाला क्वेश्चन उन्होंने दोनों में ही कह रखा था कि बाकी कोई अजम्पशंस भी लेके आप कर सकते हो, और एनआर वाले में तो उन्होंने ऑल्टरनेटिव खुद नहीं दे रखा था। सो उस केस में आप थोड़े सुटेबल एजम्पशंस लेके क्वेश्चन को जितना अच्छे से ज़्यादा सॉल्व कर सकते हो आपके लिए उतना बेटर होगा, क्योंकि स्टेप मार्किंग में आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है मूव ऑन एट द राइट टाइम। जैसे मैंने उस कॉस्टिंग वाले क्वेश्चन में किया, जैसे मैंने वो लॉन्ग पोजीशन शॉर्ट पोजीशन वाले क्वेश्चन में किया कि उसको लास्ट में ही अटेम्प्ट किया, पर अटेम्प्ट कर दिया एक तो, और दूसरा अगर मैं उनको उस टाइम पे लेके बैठ जाती और उनको ढूंढती फिरती ना तो मेरा पेपर पक्का छूट जाता, बिकॉज वैसे ही पेपर इतना बड़ा था और बहुत लोगों का छूटा भी था। सो इसी कारण छूटा था क्योंकि आप एक पर्टिकुलर क्वेश्चन पे स्टक हो जाते हैं, बैठे बैठे मैं पेजेस ही मतलब पलट रहे बच्चे। सो ऐसा नहीं करना है आपको। अगर कोई क्वेश्चन पर्टिकुलर आपने 5 मिनट लगाए, 5 मिनट से ज़्यादा आपको ढूंढने में नहीं लगाना। आपको 5 मिनट में नहीं मिल रहा है, इसका मतलब है कि आपको एक तो पर्टिकुलरली क्लिक नहीं हो रहा कि वो किस जगह से वो क्वेश्चन आया, और फिर आपने ढूंढने के बाद भी आपको नहीं मिल रहा, इसका मतलब है अभी आप मूव ऑन कर जाओ। लास्ट में आके उसको देखना, आपको या तो वो क्वेश्चन मिल जाएगा, और नहीं भी मिलेगा तो आप अपनी अंडरस्टैंडिंग की बेसिस पर उसको अटेम्प्ट तो कर ही लोगे। सो उसमें भी आपको मार्क्स मिल ही जाएंगे। नेक्स्ट थिंग इज डोंट वेस्ट टू मच टाइम इन सर्चिंग एनी कंपाइलर्स और क्वेश्चन बैंक्स। एज आई सेड कि अगर पहली चीज तो किसी कंपाइलर से केस स्टडी कॉपी बेस नहीं मिलने वाली। सो बहुत बच्चे हमारे एग्जाम में तो ऐसा हुआ था कि बच्चे आधे घंटे या उससे भी ज़्यादा तक ना सिर्फ ये ढूंढ रहे थे कि कोई केस स्टडी कॉपी मिल जाए, बट इसकी बहुत बहुत नेग्लिजिबल चांसेस है, बिकॉज आईसीआई ने अब आईपीएस का पेपर मतलब ओपन बुक कर दिया है। सो उसमें भी अगर वो कॉपी पेस्ट दे देंगे सो एग्जाम का पूरा पर्पस ही डिफीट हो जाएगा ना। सो बहुत ज़्यादा टाइम इसमें बिल्कुल भी वेस्ट मत करना। अगर क्वेश्चन रिपीटेड होगा ना आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि वो रिपीटेड है। सो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगाने का कोई मतलब नहीं है। दूसरा, क्वेश्चन बैंक से भी जो आपके पास पर्टिकुलर नोट्स है उनसे भी अगर आईसीआई स्टडी मैट से भी अगर कोई चीज़ नहीं मिल रही तो आप उसको बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करो। अगैन आपके लिए बेटर होगा कि आप 5 मिनट्स लगा दो पर्टिकुलर चीज़ को सर्च करने में, एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को, मतलब डिस्क्रिप्टिव का एक पार्ट हो गया, एमसीक्यू का एक पार्ट हो गया, उससे ज़्यादा अगर आप किसी में दोगे तो आप पक्का आपका पेपर छूट जाएगा। एंड आप स्टार्टिंग में जो आप नोशन बना रखा है कि आप थ्योरी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर सकते हो, सो आप थ्योरी चाहे प्रैक्टिकल कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो स्टार्ट में, डजेंट मैटर, बट इट हैज़ टू बी द बेस्ट वन। सो आपको सबसे ज़्यादा अच्छे से जो क्वेश्चन आता है वो अटेम्प्ट करना ज़रूरी है, ना कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन अटेम्प्ट करना ज़रूरी है। थ्योरी भी लिखो, बेस्ट लिखो, पूरे के पूरे मार्क्स मेरे तरह ला सकते हो, बट वो आपका बेस्ट वाला पार्ट होना चाहिए सो दैट आपका फर्स्ट इंप्रेशन भी अच्छा जाए एग्जामिनर को। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। लेट मी नो कि ये सारे इनसाइट्स आप लोगों के लिए यूजफुल थे या नहीं, और अगर आपको वो पूरा नवंबर 24 का डिटेल पेपर सॉल्विंग चाहिए तो वो भी मुझे बता देना कमेंट्स में। सो आई विल वर्क फॉर दैट एज वेल, एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस अपार्ट फ्रॉम दिस सो वो भी आप मुझे बता देना। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। राधे कृष्ण।